गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। रमेश काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान रामदयाल सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं रमेश दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी, बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है रमेश, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपये मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय भैंस संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो रमेश, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रामदयाल सेठ थोड़ी देर तक सोचते हैं और रमेश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उनसे कहते हैं, ठीक है रमेश, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से रमेश गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा देता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज रमेश अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। रामदयाल सेठ को भी रमेश का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन रामदयाल सेठ रमेश को बुलाकर बोलते हैं, रमेश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपये कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। रमेश रामदयाल सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे रमेश के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। इससे वह अपने लिए एक छोटा सा रहने लायक कुटिया बना लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही थी, पर अब आखिरकार उसे अपने घर में चैन से सोने को मिलना शुरू हो गया। तब से रमेश रोज सुबह शाम गौशाला पर काम करके 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। एक दिन रमेश रामदयाल सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ रमेश, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। रामदयाल सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर रमेश से कहते हैं, देखो रमेश, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ रमेश, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन रमेश जमींदार हरिदास साहब के घर उनसे मिलने जाता है। ए तू रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी जी, मुझे हरिदास साहब से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुम्हें? मैं जरा बताना चाहता था। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास। यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते हरिदास साहब, मैं रमेश रामदयाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ।
अच्छा रमेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है? हरिदास साहब, मैं सालों से रामदयाल सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? यह कुछ हजार रुपए मेरे पास हैं। कुल मिलाकर ये पूरे 5,800 रुपए हैं। आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो रामदयाल सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हरिदास साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। रमेश अपने पैसों की थैली हरिदास साहब को दे देता है। रमेश ईमानदारी और मेहनत से रामदयाल सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रमेश सोचता है, अब बहुत साल हो गए रामदयाल सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और जो मैंने जमींदार के पास रखवाए हैं, वह जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर रमेश हरिदास साहब के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपये दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको, वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं रमेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति के साथ कागज पत्र पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका रिकॉर्ड रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ रमेश, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से भी पैसे का व्यवहार करते हो तो कागज पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। हरिदास साहब अपने आदमियों को बुलाकर रमेश की पिटाई करने को कहते हैं। इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश न हो जाए। इस छोटे आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। हरिदास के आदमियों ने रमेश को डंडे से खूब मारा। फिर रमेश दुखी होकर अपने झोपड़े की ओर चला जाता है। उसके शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रमेश घाव के दर्द के कारण रामदयाल सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। अगले दिन रामदयाल सेठ रमेश के पास आते हैं। वह देखते हैं कि रमेश खाट पर पड़ा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? रामदयाल सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने तुम्हारे पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में उसे मनाने की कोशिश की तो उसने डंडे से मारकर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को कहा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं रामदयाल सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। रमेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। रामदयाल सेठ रमेश के कान में सारी तरकीब बताते हैं। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन रामदयाल सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद हरिदास साहब के घर जाते हैं। अरे रामदयाल सेठ, आप खुद यहाँ। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ?
हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते हरिदास साहब। अरे हरिदास साहब, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरी जगह व्यापार करने जा रहा था। मैं यह कुछ बड़ी रकम लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे रामदयाल, यह भी कौन पूछने की बात है। मेरे यहाँ आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार कर सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, भारी माल हाथ में लगने वाला है। वहाँ पर रमेश आ जाता है। अरे रमेश, तुम अच्छा हुआ है। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। हरिदास साहब ने उस समय रमेश के सारे पैसे उसे लौटा दिए और कहा, माफ करना रमेश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकाल देता हूँ। रमेश बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे क्या बात है हरिदास साहब, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। रामदयाल सेठ इतना बोल ही रहे थे कि तभी रामदयाल सेठ का नौकर आता है और कहता है, मालिक, अब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो हरिदास साहब, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर रामदयाल सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। तेरी की, ये क्या हो गया? ये कुछ नोट तो चले गए, और जो रमेश के 5,800 रुपए थे वे भी चले गए। हरिदास साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। रमेश, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई का रास्ता अपनाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देता।